क्या होगा जब आपको पता चले कि जिसे आप अपना परम शत्रु समझ रहे हैं वो कोई और नहीं, आपकी ही रूह का दूसरा हिस्सा है। काशी की जलती चिताओं के बीच मणिकर्णिका घाट पर आज सिर्फ मुर्दे नहीं जलेंगे, आज दफन होगा खन्ना साम्राज्य का वो खौफनाक राज जिसे खुद गंगा ने 20 साल से छुपा कर रखा था। ऊपर पहुंच गई है जहां देवप्रयाग का संगम एक खूनी युद्ध का गवाह बनने वाला है। सिया और राघव के बीच अब केवल एक दरवाजा है जिसके पीछे वो राज छिपा है जिसे 22 साल से दबाकर रखा गया था। अध्याय 36, तहखाने का सन्नाटा और गद्दारी का चेहरा। बैकग्राउंड म्यूजिक, भारी धड़कन और बिजली के शॉर्ट सर्किट की आवाज। राघव आदित्य ने बाबूजी के हाथ में मौजूद टैबलेट को झटके से छीनने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी ने उसे पीछे धकेल दिया। उनकी आंखों में अब वो धर्मशाला वाले मालिक की सादगी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल हैकर की क्रूरता थी। एक, बाबूजी का असली चेहरा। बाबूजी ने अपनी जेब से एक साइलेंसर लगी गन निकाली और राघव की कनपटी पर टिका दी। बाबूजी, राघव बेटा, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगा कि रहमत चाचा का पुराना साथी तुम्हें बचाएगा? मैं द गार्डियंस का वो स्लीपर सेल हूं जिसे सिर्फ इस दिन के लिए यहां प्लांट किया गया था। ये तहखाना सिर्फ तुम खन्ना खानदान के लोग ही खोल सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचने दिया। 2, तहखाने का दरवाजा और शमशेर की चीख। बाहर अंधेरे में शमशेर और नताशा के गुंडों के बीच तलवार और गोलियों की जंग जारी थी। शमशेर के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वो एक दीवार की तरह खड़ा था। शमशेर दहाड़ते हुए, आदित्य, दरवाजा मत खोलना, ये एक ट्रैप है। तभी सिया तारा ने अपना हाथ उस लोहे के दरवाजे पर रखा। जैसे ही उसके शरीर की नीली बिजली दरवाजे के बायोमेट्रिक सेंसर से टकराई, एक भारी गूंज के साथ तहखाना खुल गया। अंदर से एक ऐसी ठंडी हवा आई जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। 3, अंधेरे में छुपा तीसरा खिलाड़ी। तहखाने के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, वहां सिर्फ एक पुराना क्रायोजेनिक चेंबर था जिसके शीशे पर जमी बर्फ के पीछे एक चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने शीशे की बर्फ को साफ किया। अंदर जो इंसान सोया हुआ था वो कोई और नहीं, विक्रम मल्होत्रा का छोटा भाई समीर था, जिसे सालों पहले एक हादसे में मरा हुआ मान लिया गया था। बाबूजी, देखा, तुम्हारे पिता दिग्विजय ने इसे यहाँ कैद किया था क्योंकि इसके पास वो कोड था जिसे प्रोजेक्ट छाया भी डिकोड नहीं कर पाया। ये इंसान एक जिंदा चाबी है। 4, नताशा का आखिरी दांव। तभी नताशा अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। नताशा, शुक्रिया बाबूजी, अब आदित्य और इस लड़की का काम खत्म हुआ, इन्हें यहीं दफन कर दो। नताशा ने जैसे ही गोली चलाने के लिए उंगली दबाई, सिया ने एक तेज चीख मारी। पूरे तहखाने की लाइट्स ब्लास्ट हो गईं और वो क्रायोजेनिक चैम्बर का शीशा चटक गया। अंदर सो रहा समीर अपनी आंखें खोलने लगा। नरेटर, तारांकन, समीर मल्होत्रा जिंदा है। क्या वो आदित्य का साथ देगा या नताशा का? बाबूजी की गद्दारी ने आदित्य को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या सिया अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से सबको बचा पाएगी या उसकी यादें उसे फिर से अंधेरे में ले जाएंगी? कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सांसों की आवाज भी साजिश की तरह गूंजती है। अगर आप इसे 50 मिनट के महा एपिसोड की तरह लंबा और गहरा चाहते हैं तो अब हमें हर एक लम्हे को महसूस करना होगा। देवप्रयाग का वो तहखाना अब महज एक कमरा नहीं बल्कि अतीत और भविष्य की जंग का मैदान बन चुका है। अध्याय 37, जागता हुआ अतीत और समीर का खौफ। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक धीमी और भारी गूंज, जैसे कोई पुरानी मशीन सालों बाद शुरू हो रही हो। घिर घिर घिर। तहखाने के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि राघव आदित्य को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। क्रायोजेनिक चैम्बर का शीशा टूट चुका था और उसमें से निकलने वाली सफेद धुंध धीरे धीरे पूरे फर्श पर फैल रही थी। समीर मल्होत्रा, जिसकी मौत की खबरें सालों पहले अखबारों की सुर्खियां बनी थीं, आज जिंदा अपनी आंखें खोल रहा था। 1, समीर मल्होत्रा का पहला शब्द। समीर की आंखें लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और उसके हाथों से वही नीली चिंगारियां निकलीं जो सिया के शरीर में देखी गई थीं। समीर, एक ऐसी आवाज में जो फटी हुई रील की तरह लग रही थी। दिग्विजय, तुमने मुझे अंधेरे में छोड़ दिया, पर देखो, मैं वापस आ गया हूं। राघव, आदित्य स्तब्ध खड़ा था। समीर मल्होत्रा, मेरे पिता ने तुम्हें यहां कैद क्यों किया था? समीर, राघव की ओर देखते हुए, कैद नहीं आदित्य, उन्होंने मुझे सुरक्षित किया था क्योंकि मैं वो पहला इंसान था जिसके शरीर ने उस नैनो चिप को झेला था। मैं तारा का प्रोटोटाइप हूं। 2, बाबूजी और नताशा का गठबंधन। बाबूजी ने अपनी गन की ग्रिप और मजबूत कर ली।
वो समीर के पास जाने की कोशिश कर रहा था। बाबूजी, समीर, मुझे वो मास्टर कोड दो। द गार्डियंस तुम्हें फिर से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देंगे। नताशा, इन्हें यहीं खत्म करो। नताशा ने अपनी गन राघव के सीने पर तानी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। आदित्य, तुम्हारे पिता ने जो महल खड़ा किया था, उसकी नींव आज तुम्हारे ही खून से सींची जाएगी। 3. सिया का सबकॉन्शियस युद्ध। सिया, तारा, अभी भी उस टूटे हुए चैम्बर के पास खड़ी थी। जैसे ही समीर ने अपना हाथ हवा में उठाया, सिया को बिजली का एक झटका महसूस हुआ। उसके दिमाग में हजारों तस्वीरें घूमने लगीं। उसे याद आया बचपन में एक अंधेरा कमरा, जहां समीर उसे गोद में लेकर बैठा था और उसे डिजिटल लोरी सुना रहा था। समीर तारा का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक और डिजिटल गुरु था। सिया, चीखते हुए, नहीं समीर, रुक जाओ। अचानक सिया के शरीर से एक ऐसी वेव निकली जिसने नताशा और उसके गुंडों को दीवारों से दे मारा। नताशा की गन हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। 4. शमशेर का आखिरी संघर्ष। बाहर शमशेर अभी भी नताशा के शिकारियों से लड़ रहा था। उसका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, पर उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अगर उसने रास्ता छोड़ दिया तो द गार्डियंस की पूरी फौज अंदर घुस जाएगी। शमशेर वायरलेस पर हाफते हुए, आदित्य, समीर को बाहर मत आने देना। वो एक इंसान नहीं है, वो एक वायरस है जिसे तुम्हारे पिता ने रोकने की कोशिश की थी। समीर का दिमाग अब प्रोजेक्ट छाया का हिस्सा बन चुका है। 5. एक भयानक खुलासा। गद्दारी की नई परत। बाबूजी ने अचानक एक रिमोट दबाया। तहखाने की दीवारें सरकने लगीं और पीछे एक विशाल सर्वर रूम दिखाई दिया। वहां हजारों स्क्रीन्स पर दुनिया भर के बैंक खातों का डेटा चल रहा था। बाबूजी, दिग्विजय खन्ना कोई देवता नहीं थे। उन्होंने समीर को यहां इसलिए रखा था ताकि वो दुनिया का सारा पैसा खन्ना एंड मल्होत्रा के गुप्त खातों में ट्रांसफर कर सके। आदित्य, तुम जिसे इंतकाम समझ रहे हो, वो दरअसल एक चोरी का हिस्सा था। राघव, आदित्य का सर घूमने लगा। क्या उसके पिता वाकई वो इंसान थे जैसा बाबूजी बता रहे थे, या ये बाबूजी की एक और चाल थी? नरेटर। तारांकन समीर मल्होत्रा अब पूरी तरह होश में आ चुका है। उसके पास वो कोड है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को पलक झपकते ही तबाह किया जा सकता है। शमशेर बाहर मौत से जूझ रहा है। क्या आदित्य अपने पिता की सच्चाई जान पाएगा? और सिया, जो अब समीर के साथ एक न्यूरल लिंक से जुड़ चुकी है, क्या वो फिर से एक रोबोट बन जाएगी? अध्याय 38, डिजिटल कोहराम और रक्त रंजित संगम। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक भारी थ्रिलर बीट जो धीरे धीरे दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाती है। धप 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 धप। तहखाने के भीतर का तापमान अब -डिग्री में जा चुका था। क्रायोजेनिक चैम्बर से निकली गैस ने पूरे कमरे को सफेद धुंध के चादर में लपेट लिया था। राघव, आदित्य की सांसों से भाप निकल रही थी। उसके सामने समीर मल्होत्रा खड़ा था, एक ऐसा इंसान जो 22 साल से मौत की नींद सो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में दुनिया का सबसे खतरनाक डेटा धड़क रहा था। 1. समीर की खौफनाक खामोशी। समीर ने अपनी गर्दन एक झटके से टेढ़ी की, उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज गूंजी। उसकी नीली आंखें सीधे राघव पर टिकी थीं। समीर, उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा साफ पर ठंडी थी। आदित्य, तुम अपने पिता की आंखों की तरह देखते हो। वही डर, वही लालच। पर तुम्हें पता है, दिग्विजय ने मुझे यहां कैद नहीं किया था, उसने मुझे फ्रीज किया था, क्योंकि मेरा दिमाग उस डेटा को संभाल नहीं पा रहा था। मैं जल रहा था, और आज मैं पूरी दुनिया को जलाऊंगा। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींची। मेरे पिता ने जो भी किया, उसके पीछे कोई वजह रही होगी। तुम एक वायरस हो समीर, और वायरस का इलाज करना मुझे आता है। 2. बाबूजी की मास्टर चाल। बाबूजी ने अपनी गन राघव की पीठ पर और जोर से गड़ाई। बाबूजी, आदित्य, बहादुरी का वक्त खत्म हुआ। समीर, अब नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग के सेक्टर 7 में वो चाबी है जिससे दुनिया के सारे परमाणु हथियारों का कंट्रोल कोड बदला जा सकता है। द गार्डियंस तुम्हें आजाद कर देंगे, बस वो कोड मुझे दो। बाबूजी ने अपने टैबलेट पर एक बटन दबाया। अचानक समीर के सिर के पीछे लगे इलेक्ट्रोड्स चमकने लगे। समीर दर्द से चीखा, और उस चीख के साथ ही पूरे तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। 3. सिया की फ्लैशबैक जंग। सिया, तारा जमीन पर गिर पड़ी थी। उसका हाथ अभी भी उस टूटे हुए चैम्बर के ठंडे मलबे को छू रहा था। समीर की चीख उसके दिमाग में एक हैक की तरह काम कर रही थी। उसे एक नया दृश्य दिखाई दिया, एक पुरानी प्रयोगशाला जहां रहमत चाचा और उसके पिता विक्रम मल्होत्रा बहस कर रहे थे। विक्रम, रहमत, समीर को खत्म करना होगा।
वो अब इंसान नहीं रहा। रहमत चाचा, नहीं विक्रम, वो एक बच्चा है। दिग्विजय उसे बचा सकता है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। समीर उसका अपना चाचा था, जिसे दुनिया ने एक एक्सपेरिमेंट बना दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और समीर की ओर हाथ बढ़ाया। चाचा, रुक जाइए, ये आपको फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। 4. शमशेर का आत्मघाती संघर्ष। बाहर की दुनिया में प्रलय आ गया था। नताशा के शिकारियों ने शमशेर को घेर लिया था। शमशेर की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने देखा कि नताशा खुद तहखाने की ओर बढ़ रही है। शमशेर ने अपनी बेल्ट से एक आखिरी ग्रेनेड निकाला। अगर आज खन्ना खानदान का वफादार मिटेगा तो दुश्मन को साथ लेकर मिटेगा। उसने ग्रेनेड की पिन निकाली और नताशा के सबसे करीबी गुंडे की ओर झपटा। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने संगम की पहाड़ियों को हिला दिया। 5. एक नया राज। सेक्टर 9 की वसीयत। धमाके की गूंज जब शांत हुई तो तहखाने के सर्वर रूम की एक स्क्रीन अचानक जिंदा हो गई। उस पर एक वीडियो प्ले होने लगा जो अब तक छिपा हुआ था। उसमें आदित्य की मां दिखाई दे रही थी। वो रो रही थी। मां, आदित्य, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारे पिता निर्दोष नहीं थे। उन्होंने समीर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक तीसरा साम्राज्य खड़ा करने के लिए उसे यहां रखा था। और उस साम्राज्य का असली वारिस तुम नहीं, सिया है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया? वारिस? और वो तीसरा साम्राज्य क्या था? नताशा धूल झाड़ती हुई अंदर आई। उसका चेहरा खून से सना था, पर आंखों में जीत की चमक थी। सुना तुमने आदित्य? तुम्हारे पिता ने तुम्हें भी धोखा दिया। अब समीर, मुझे वो कोड दो या मैं इस लड़की सिया का सर यहीं धड़ से अलग कर दूंगी। नरेटर, तारांकन सिया ही खन्ना साम्राज्य की असली वारिस है? दिग्विजय खन्ना ने अपनी पत्नी और बेटे से इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? समीर अब किसके इशारे पर नाचेगा, बाबूजी के या नताशा के? और शमशेर के धमाके के बाद क्या नताशा की बैकअप टीम आ चुकी है? अध्याय 39, विरासत का जहर और नीली बिजली। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक भारी और धीमी धुन, जैसे कोई विशालकाय पत्थर धीरे धीरे सरक रहा हो। घर्रर घर्रर। तहखाने के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर मल्होत्रा की सांसों की आवाज भी किसी इंजन की तरह गूंज रही थी। राघव आदित्य के कानों में अभी भी उसकी मां के वो शब्द गूंज रहे थे, असली वारिस तुम नहीं, सिया है। 1. राघव का टूटता हुआ विश्वास। राघव ने अपनी मां की उस धुंधली वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे वो उसे छूना चाहता हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक दहकती हुई आग। उसने नताशा की तरफ देखा, जो खून से लथपथ होने के बावजूद एक शिकारी की तरह मुस्कुरा रही थी। राघव, भर्राई हुई आवाज में, मेरे पिता ने मुझे एक रक्षक बनाया था, पर उन्होंने मुझे ही मोहरा बना दिया। नताशा, तुम ये सब जानती थी, इसीलिए तुम मेरे पीछे नहीं बल्कि सिया के पीछे थी। नताशा, अपनी जख्मी बांह को संभालते हुए, आदित्य, तुम हमेशा से एक डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने का जरिया थे। दुनिया को लगा कि दिग्विजय खन्ना अपने बेटे के लिए साम्राज्य बना रहे हैं, पर वो तो इस जिंदा कोड सिया को पाल रहे थे। 2. बाबूजी की असली गद्दारी, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी। बाबूजी, जो अब तक खामोश थे, अचानक हंसने लगे। उन्होंने अपने टैबलेट पर एक लाल बटन दबाया। तहखाने की फर्श के नीचे से लोहे की बड़ी बड़ी रॉड्स बाहर आईं और समीर मल्होत्रा के चारों ओर एक घेरा बना लिया। बाबूजी, नताशा, तुम भी बेवकूफ हो। तुम सिर्फ दौलत चाहती हो, पर मुझे सत्ता चाहिए। समीर और सिया जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी शुरू होगा। दुनिया का हर डिजिटल सिस्टम, हर बैंक, हर सैटेलाइट सिर्फ एक इंसान के इशारे पर चलेगा, और वो इंसान मैं हूं। बाबूजी ने समीर की गर्दन के पीछे लगे एक पोर्ट में एक काली केबल लगा दी। समीर के मुंह से एक ऐसी भयानक चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। 3. सिया का रूहानी संघर्ष, अंधेरे की यादें। सिया, तारा, अभी भी जमीन पर थी, पर उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। समीर के चीखते ही उसके दिमाग में बंद एक और दरवाजा खुल गया। उसे याद आया, वो पुरानी प्रयोगशाला जहां उसे और समीर को एक साथ लिटाया गया था। उसके पिता विक्रम मल्होत्रा रो रहे थे, पर दिग्विजय खन्ना, राघव के पिता, पत्थर दिल बने खड़े थे। दिग्विजय, विक्रम, ये बलिदान देना ही होगा। अगर हमें अमर होना है तो इन्हें मशीन बनना ही होगा। सिया के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ आया कि जिसे वो अपना चाचा समीर समझ रही थी, वो दरअसल उसका डिजिटल जुड़वां, डिजिटल ट्विन था। उसने राघव की तरफ देखा। सिया, धीमी पर साफ आवाज में, राघव, मुझे बचा लो। ये मेरा दिमाग नहीं ले रहे, ये मेरी रूह मांग रहे हैं। 4. शमशेर का जिंदा चमत्कार। तभी बाहर से एक भारी धमाका हुआ।
नताशा के गुंडे जो अंदर आने वाले थे वे पीछे उड़कर गिरे। धुएं के गुबार से एक साया अंदर आया। वो शमशेर था। उसके कपड़े जल चुके थे, शरीर पर गहरे घाव थे, पर उसकी आंखों में वही वफादारी की चमक थी। शमशेर, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। शमशेर ने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला, एक ईएमपी ग्रेनेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। शमशेर, आदित्य, अगर मैंने ये चलाया तो समीर और सिया के अंदर की चिप्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, पर शायद वो फिर कभी जाग ना पाए। क्या तुम ये जोखिम लोगे? 5। एक अनजाना राज, तीसरा साम्राज्य। बाबूजी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं शमशेर, अगर तुमने ये किया तो करोड़ों का डेटा तबाह हो जाएगा। तभी समीर मल्होत्रा ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में नीली नहीं बल्कि सफेद रोशनी थी। उसने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया और उसे लोहे के शिकंजे की तरह भींच दिया। समीर, गूंजती हुई आवाज में, तुमने मुझे जगाया, पर तुम मेरे मालिक नहीं हो। राघव, अपनी मां की वीडियो को फिर से देखो। आखिरी 5 सेकंड। राघव ने तुरंत इस स्क्रीन की तरफ देखा। वीडियो के आखिरी हिस्से में उसकी मां ने एक नक्शा दिखाया था जो देवप्रयाग का नहीं बल्कि काशी वाराणसी के एक पुराने मंदिर का था। मां, वहां सेक्टर 9 की असली चाबी है और वहां एक और इंसान इंतजार कर रहा है, आदित्य का सगा भाई। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। सगा भाई? क्या वो अकेला नहीं था? नरेटर, तारांकन आदित्य का एक भाई भी है। दिग्विजय खन्ना ने कितने परिवार तबाह किए थे? शमशेर के हाथ में ईएमपी ग्रेनेड है। क्या वो सिया और समीर की यादें हमेशा के लिए मिटा देगा? और समीर मल्होत्रा ने बाबूजी के साथ क्या करने का फैसला किया है? अध्याय 40, काशी का बुलावा और मौत का आलिंगन। बैकग्राउंड म्यूजिक, मंदिर के शंखों की भारी गूंज और तेज होती इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का मिश्रण। तहखाने के भीतर की हवा अब समीर मल्होत्रा की नीली रोशनी से चार्ज हो चुकी थी। बाबूजी का हाथ समीर की पकड़ में ऐसे चटक रहा था जैसे सूखी लकड़ी। बाबूजी की चीखें तहखाने की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, पर समीर के चेहरे पर एक डरावनी शांति थी। 1। समीर का डिजिटल न्याय। समीर ने बाबूजी को हवा में उठाया। बाबूजी के टैबलेट से डेटा की धाराएं निकलकर समीर के शरीर में समा रही थीं। समीर, तुमने चाहा था कि मैं दुनिया का डेटा चुराऊं। लो, मैं तुम्हें ही डेटा बना देता हूं। अचानक बाबूजी के शरीर में कंपन शुरू हुआ। उनकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उनके मुंह से बाइनरी कोड 0101 जैसी आवाजें निकलने लगी। समीर उनकी यादों को डाउनलोड कर रहा था। राघव, आदित्य, ये खौफनाक मंजर देख रहा था। उसे समझ आ गया कि समीर अब नताशा का है, न बाबूजी का। वो एक स्वतंत्र वायरस बन चुका है। 2। नताशा का पासा पलटा। नताशा, जो अब तक जीत का जश्न मना रही थी, पीछे हटने लगी। उसने देखा कि शमशेर ने ईएमपी ग्रेनेड की पिन पर उंगली रख दी है। नताशा, कांपती आवाज में, आदित्य, उसे रोको। अगर ईएमपी चला तो ये पूरी लैब उड़ जाएगी। समीर और सिया तो मरेंगे ही, हम भी जिंदा दफन हो जाएंगे। देखो, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, पर ये तो मौत का खेल बन गया है। राघव ने नताशा की आंखों में देखा। पहली बार उसे उस पत्थर दिल औरत की आंखों में मौत का डर दिखा। राघव, पैसे की हवस ने तुम्हें यहां पहुंचाया है नताशा, पर अब फैसला शमशेर करेगा। 3। शमशेर का अंतिम आदेश। शमशेर के घावों से खून बहकर फर्श पर गिर रहा था। उसने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पिता जैसी ममता थी। शमशेर, आदित्य, भागो यहां से। सिया को उठाओ और निकलो। मैं यहां रुकूंगा। समीर को बाहर की दुनिया में जाने देना पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। मुझे अपना वादा निभाने दो जो मैंने तुम्हारी मां से किया था। राघव, नहीं शमशेर, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। शमशेर, ये आदेश है। आदित्य, अगर तुम नहीं गए तो उस सगे भाई का राज कभी नहीं खुलेगा। काशी जाओ, मणिकर्णिका घाट के पास उस पुराने शिव मंदिर को ढूंढो, वहीं तुम्हारा उत्तर छिपा है। 4। सिया की जागती चेतना। तभी सिया तारा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों से नीली रोशनी गायब हो चुकी थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने समीर की ओर हाथ बढ़ाया। सिया, चाचा, बस कीजिए, ये नफरत आपको भी खत्म कर देगी। समीर रुका। उसने सिया की ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में इंसानियत लौटी। उसने बाबूजी को नीचे पटक दिया। बाबूजी अब सिर्फ एक खाली खोल बन चुके थे। उनकी यादें समीर ने पूरी तरह सोख ली थीं। समीर, राघव से जाओ। आदित्य,
मैं शमशेर को कुछ वक्त दूंगा, पर याद रखना, काशी में जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो तुम्हारा भाई तो है, पर वो इंसान नहीं है। 5. पलायन और नए दुश्मन का उदय। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और मलबे के बीच से भागने लगा। पीछे से नताशा भी अपनी जान बचाकर उनके पीछे दौड़ी। जैसे ही वे तहखाने के मुख्य द्वार से बाहर निकले और संगम की पहाड़ियों पर पहुंचे, पीछे एक बहुत बड़ा नीला धमाका हुआ। ईएमपी चल चुका था। देवप्रयाग की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा आकाश नीले रंग की बिजली से भर गया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। तहखाना पूरी तरह से ढह चुका था। शमशेर और समीर अंदर ही रह गए थे। सिया रोते हुए, राघव, हम अकेले रह गए। राघव, नहीं सिया, हम काशी जा रहे हैं। हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसे मेरे पिता ने असली वारिस के ऊपर पाल रखा था। उसी वक्त काशी के एक गुप्त भूमिगत बेस, अंडरग्राउंड बेस में, एक विशाल टैंक के अंदर डूबा हुआ एक युवक अपनी आंखें खोलता है। उसके सीने पर खन्ना इंडस्ट्रीज का टैटू है और उसके सामने खड़ी एक स्क्रीन पर मैसेज आता है, आदित्य आ रहा है, प्रोजेक्ट रुद्र को सक्रिय करें। नरेटर, तारांकन प्रोजेक्ट रुद्र क्या है? क्या आदित्य का भाई वाकई एक मशीन है या उससे भी खतरनाक कुछ और? शमशेर और समीर के बलिदान के बाद क्या नताशा अब राघव की दोस्त बनेगी या फिर से पीठ में छुरा घोपेगी? और मणिकर्णिका घाट के उस मंदिर में कौन सा भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है? अध्याय 41, मणिकर्णिका की आग और प्रोजेक्ट रुद्र। बैकग्राउंड म्यूजिक, गंगा की लहरों का शोर, बजते हुए घंटों की भारी गूंज और बैकग्राउंड में एक लो पिच धम-धम की आवाज। देवप्रयाग के धमाके की गूंज अभी भी राघव, आदित्य के कानों में थी। वह और सिया एक पुरानी खटारा ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर वाराणसी पहुंचे थे। उनके चेहरे धूल और राख से सने थे। राघव की आंखों में नींद नहीं, बल्कि शमशेर का वो आखिरी चेहरा था। एक काशी की गलियों का भूल भुलैया। राघव ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सिया अब पहले से ज्यादा शांत थी, जैसे ईएमपी के झटके ने उसके अंदर के डिजिटल शोर को सुन्न कर दिया हो। राघव, सिया, घबराना मत, हमें उस मंदिर को ढूंढना है। शमशेर ने कहा था कि वही हमारा आखिरी ठिकाना है। सिया, खामोशी से गंगा की ओर देखते हुए, राघव, यहाँ हवा में जलती हुई चिताओं की महक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कोई ऐसा जो मुझसे जुड़ा है, पर वो इंसान नहीं है। तभी भीड़ में राघव को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक काला साया जो संकरी गलियों में उनके साथ साथ चल रहा था। 2. नताशा की मजबूर वापसी। अचानक एक गली के मोड़ पर नताशा सामने खड़ी थी। उसके कपड़े फटे थे और कंधे पर पट्टी बंधी थी। राघव ने तुरंत अपनी गन निकाली। राघव, तुम यहां भी आ गई? अपनी जान की भीख मांगने आई हो या फिर गद्दारी करने? नताशा धीमी आवाज में, गन नीचे करो आदित्य। द गार्डियंस ने मुझे टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया है। देवप्रयाग में नाकामयाब होने के बाद मैं भी उनकी हिट लिस्ट में हूं। अब हम एक ही कश्ती में सवार हैं। नताशा ने एक पुराना नक्शा राघव की ओर बढ़ाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई सगा भाई है? दिग्विजय खन्ना ने कभी कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया था। जिसे तुम भाई समझ रहे हो, वो रुद्र है, एक ऐसा जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन, जिसे तुम्हारे डीएनए और समीर मल्होत्रा के डेटा से लैब में बनाया गया है। 3. प्रोजेक्ट रुद्र का खौफनाक खुलासा। राघव का सर चकरा गया। एक क्लोन? मेरे पिता ने मेरा क्लोन बनाया? नताशा, सिर्फ क्लोन नहीं, रुद्र के पास तुम्हारी भावनाएं नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ताकत और समीर की डिजिटल बुद्धि है। वो काशी के नीचे बने एक गुप्त चैम्बर में पलता रहा है। उसे द ऑरेकल ने अब आजाद कर दिया है। वो तुम्हें ढूंढने नहीं, बल्कि तुम्हें रिप्लेस बदलने के लिए आ रहा है। 4. मणिकर्णिका घाट और वो पुराना मंदिर। वे घाट की ओर बढ़े। मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं की रोशनी में राघव ने देखा, घाट के बिल्कुल किनारे पर एक आधा डूबा हुआ मंदिर था, जिसे रत्नेश्वर महादेव कहा जाता है। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता पानी के नीचे से था। नताशा ने इशारा किया कि उन्हें गोता लगाना होगा। जैसे ही राघव और सिया पानी के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अद्भुत चीज दिखी। मंदिर की जड़ों में प्राचीन पत्थर नहीं, बल्कि आधुनिक टाइटेनियम की दीवारें थीं। शमशेर ने सही कहा था, ये मंदिर एक फ्रंट था। इसके नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड लैब थी। 5. रुद्र से पहला अदृश्य सामना। जैसे ही वे लैब के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां का तापमान अचानक गिर गया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल कांच का जार टैंक टूटा हुआ पड़ा था। उसमें से निकलने वाला हरा तरल पदार्थ पूरे फर्श पर फैला था।
अचानक अंधेरे से एक आवाज आई। वो आवाज बिल्कुल राघव, आदित्य जैसी थी, पर उसमें कोई एहसास नहीं था। आवाज: स्वागत है आदित्य। मैंने सुना था कि इंसान कमजोर होते हैं, पर तुम यहां तक पहुंच गए। ये मेरे डेटा के खिलाफ है। अंधेरे से एक युवक बाहर निकला। उसका चेहरा, उसका कद, उसकी आवाज, सब कुछ बिल्कुल राघव जैसा था। बस उसकी आंखों की पुतलियां वर्गाकार, स्क्वायर थीं, जैसे किसी स्क्रीन का पिक्सल। वह रुद्र था। रुद्र: सिया, मेरी चाबी, वापस आओ। तुम्हारा मालिक अब मैं हूं। नरेटर: तारांकन रुद्र सामने खड़ा है, आदित्य का वो साया जिसमें जान तो है पर रूह नहीं। क्या राघव अपने ही बेहतर वर्जन से लड़ पाएगा? नताशा क्या वाकई मदद कर रही है, या रुद्र को सक्रिय करना ही उसका आखिरी प्लान था? और सिया, क्या वो रुद्र के डिजिटल बुलावे को ठुकरा पाएगी? रोहन: काशी का ये अध्याय अभी तो बस शुरू हुआ है। अगले 50 मिनट के भाग में हम देखेंगे राघव बनाम रुद्र, एक ऐसा युद्ध जहां दोनों एक दूसरे की हर चाल जानते हैं। दिग्विजय खन्ना की आखिरी फाइल, जो इस मंदिर के गुप्त लॉकर में छिपी है, क्या इसमें रुद्र को रोकने का कोड है? काशी की गलियों में तांडव, जब रुद्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके काशी के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेगा। अध्याय 42: प्रतिबिंब का प्रहार और मणिकर्णिका का रहस्य। बैकग्राउंड म्यूजिक: एक मध्यम सी इलेक्ट्रॉनिक गूंज जो अचानक किसी मंदिर के डमरू की आवाज में बदल जाती है। डम डम डम। राघव आदित्य की आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसके अस्तित्व की नींव हिला दी थी। उसके सामने उसका अपना ही चेहरा खड़ा था, वही नाक, वही नक्श, वही कद। लेकिन रुद्र की आंखों में वो इंसानी चमक नहीं थी, वहां सिर्फ बाइनरी कोड्स का एक अंतहीन समंदर लहरा रहा था। एक अपनी ही परछाई से संवाद। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चलने की आवाज में एक अजीब सी मेटेलिक खनक थी। उसके शरीर की नसें नीले रंग की थी, जिनमें खून नहीं बल्कि एक सिंथेटिक तरल बह रहा था। रुद्र: आदित्य खन्ना, तुम एक त्रुटि, एरर हो। दिग्विजय खन्ना ने तुम्हें बनाया था प्यार और भावनाओं से, जो कमजोरी है। उन्होंने मुझे बनाया है शुद्ध डेटा और शक्ति से। मैं तुम्हारा अपडेट हूं। राघव अपनी गन तानते हुए: मेरे पिता ने तुम्हें बनाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती को यहां दफन किया था। तुम एक भाई नहीं, तुम एक अभिशाप हो। 2 सिया का मानसिक भंवर। सिया, तारा, रुद्र को देखकर सुन्न पड़ गई थी। रुद्र के पास आते ही सिया के माथे की नसें फटने लगी। रुद्र का डिजिटल सिग्नल इतना शक्तिशाली था कि वो सिया के दिमाग के उन हिस्सों को जबरदस्ती खोल रहा था, जिन्हें शमशेर और समीर ने मिलकर सील किया था। रुद्र: सिया, मेरे पास आओ। हम दोनों एक ही सोर्स कोड से बने हैं। आदित्य तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक एनालॉग जीव है। हम डिजिटल देवता हैं। सिया के कानों से खून की एक बारीक धार निकलने लगी। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। राघव, इसे रोको, ये मेरे दिमाग के अंदर घुस रहा है। 3 नताशा की दुविधा, रक्षक या भक्षक। नताशा लैब के एक कोने में खड़ी होकर अपनी गन की मैगजीन चेक कर रही थी। वो जानती थी कि रुद्र को मारना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स सिस्टम राघव से 10 गुना तेज था। नताशा राघव के कान में फुसफुसाते हुए: आदित्य, सीधे हमले से तुम नहीं जीतोगे। इसके सीने के बाईं ओर देखो, वहां एक न्यूरल हब चमक रहा है। वही इसका दिल है और वही इसकी कमजोरी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें इसके डिफेंस को तोड़ना होगा। तभी रुद्र ने हाथ हवा में लहराया और लैब की टाइटेनियम दीवारें किसी कागज की तरह मुड़ गईं। उसने नताशा को एक झटके में उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। 4 रत्नेश्वर मंदिर की गुप्त वसीयत। जैसे ही रुद्र और राघव के बीच हाथापाई शुरू हुई, लैब के मुख्य सर्वर ने एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। दीवार पर लगा एक गुप्त दराज खुला और उसमें से एक तांबे की प्लेट बाहर आई। राघव ने लड़ते लड़ते उस प्लेट पर नजर डाली। उस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, लेकिन उसके नीचे उसके पिता दिग्विजय खन्ना के दस्तखत थे। लिखा था: तारांकन रुद्र मेरा अहंकार था, आदित्य मेरा प्रेम। रुद्र को रोकने का एक ही रास्ता है, अर्धनारीश्वर प्रोटोकॉल। जब तक डिजिटल सिया और इंसान आदित्य एक नहीं होंगे, रुद्र कभी शांत नहीं होगा। राघव को समझ आ गया, उसे रुद्र से अकेले नहीं लड़ना था, उसे सिया की शक्तियों को रुद्र के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना था। 5 काशी की गलियों में तांडव का आगाज। अचानक रुद्र ने लैब के पूरे सिस्टम को ओवरराइड कर दिया। काशी की सड़कों पर लगी हर डिजिटल स्क्रीन, हर एटीएम और हर मोबाइल फोन पर एक ही चेहरा नजर आने लगा, रुद्र का। उसने पूरे शहर के बिजली ग्रिड को हाईजैक कर लिया। गंगा के घाटों पर लगी लाइट्स तेजी से जलने और बुझने लगी।
रुद्र, आज रात काशी के इस मणिकर्णिका घाट पर सिर्फ मुर्दे नहीं जलेंगे। आज रात ये शहर मेरी नई दुनिया की पहली प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा। राघव ने देखा कि रुद्र ने सिया का हाथ पकड़ लिया था और उसे खींचते हुए मंदिर के ऊपरी हिस्से की ओर ले जा रहा था, जहां गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह को छूता है। नरेटर, तारांकन, रुद्र ने शहर पर कब्जा कर लिया है। क्या राघव उस अर्धनारीश्वर प्रोटोकॉल को सक्रिय कर पाएगा? नताशा क्या मलबे से जिंदा बाहर आएगी? और रत्नेश्वर महादेव के उस आधे डूबे मंदिर में क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो इस डिजिटल शैतान को रोक सके? रोहन, ये 50 मिनट का भाग सिर्फ एक शुरुआत है। अगले भाग में हम देखेंगे महासंग्राम, जब राघव और रुद्र के बीच गंगा की लहरों के ऊपर जंग होगी। सिया का समर्पण, क्या वो अपनी जान देकर रुद्र को शांत करेगी? तीसरा राज, रुद्र के शरीर के अंदर एक ऐसा किल स्विच है जिसकी चाबी काशी के काल भैरव मंदिर में छिप। अध्याय 43, अर्धनारीश्वर प्रोटोकॉल और काल भैरव की छाया। बैकग्राउंड म्यूजिक, भारी डमरू की आवाज और एक ऊंची पिच वाली इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी का शोर। रत्नेश्वर महादेव के उस टेढ़े और आधे डूबे मंदिर के भीतर राघव आदित्य के सामने उसका ही अक्स खड़ा था। रुद्र ने सिया तारा की कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि सिया के शरीर से नीली चिंगारियां निकलकर रुद्र के शरीर में समा रही थीं। वो सिया को बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एक, रुद्र का डिजिटल तांडव। रुद्र ने अपना दूसरा हाथ हवा में लहराया। मंदिर के पत्थरों के बीच से पुरानी केबल और तार सांपों की तरह बाहर निकलने लगे। रुद्र, आदित्य, तुम पुराने हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है जो डरता है। मेरे पास हजारों सर्वर की ताकत है। देखो। जैसे ही रुद्र ने जोर से चिल्लाया, पूरे वाराणसी की ग्रिड फेल हो गई। अस्पतालों के वेंटिलेटर बंद होने लगे, ट्रैफिक सिग्नल पागल हो गए और लोगों के मोबाइल फोन ब्लास्ट होने लगे। रुद्र काशी को रीसेट कर रहा था। 2, नताशा का आखिरी दांव, ब्लैक बॉक्स। नताशा, जो मलबे के नीचे दबी थी, उसने रेंगते हुए एक छोटा सा मेटल का बॉक्स निकाला। ये द गार्डियंस का सबसे गुप्त हथियार था, ब्लैक बॉक्स। नताशा, हाफते हुए, आदित्य, इसे रुद्र के न्यूरल हब सीने के बाईं ओर के पास ले जाओ। ये उसकी सारी डेटा स्ट्रीम को सोख लेगा। लेकिन याद रखना, जैसे ही ये सोखना शुरू करेगा, ये एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तुम वहां से हट नहीं पाओगे। राघव ने नताशा की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि यह एक आत्मघाती मिशन, सुसाइड मिशन था। 3, अर्धनारीश्वर प्रोटोकॉल का सक्रिय होना। राघव ने तांबे की उस प्लेट पर हाथ रखा और अपनी मां की दी हुई अंगूठी को उसमें फिट कर दिया। अचानक मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन यंत्रों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। राघव, सिया, मेरी आवाज सुनो। तुम्हें रुद्र का गुलाम नहीं बनना है, तुम्हें उसका एंटीवायरस बनना है। याद करो उस प्रयोगशाला को, याद करो शमशेर को। सिया की आंखों में एक पल के लिए चेतना लौटी। उसने रुद्र का हाथ झटकने की कोशिश की। राघव ने इसी मौके का फायदा उठाया और रुद्र पर झपटा। दोनों गंगा के बर्फीले और उफनते पानी में जा गिरे। पानी के अंदर भी रुद्र के शरीर से निकलती बिजली पूरे घाट को चमका रही थी। 4, काल भैरव मंदिर की रहस्यमयी घंटी। उसी वक्त काशी के काल भैरव मंदिर में, जो शहर के रक्षक माने जाते हैं, वहां की मुख्य घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी और भक्त हैरान रह गए। कहा जाता है कि जब भी काशी पर कोई बड़ा संकट आता है, काल भैरव जाग जाते हैं। रुद्र का डिजिटल सिग्नल उस मंदिर के नीचे दबे एक प्राचीन तांबे के गुंबद से टकरा रहा था। उस गुंबद के अंदर खन्ना इंडस्ट्रीज का सबसे पहला और सबसे गुप्त सर्वर रखा था, प्रोजेक्ट रुद्र का किल स्विच। 5, एक नया और खौफनाक राज। जैसे ही राघव और रुद्र पानी के अंदर लड़ रहे थे, राघव को रुद्र के गले में एक लॉकेट दिखा। उस लॉकेट के अंदर एक छोटी सी फोटो थी। राघव ने उसे खींचकर बाहर निकाला। फोटो देखकर राघव के होश उड़ गए। उसमें दिग्विजय खन्ना नहीं थे, बल्कि विक्रम मल्होत्रा, तारा के पिता, और राघव की मां एक साथ खड़े थे। फोटो के पीछे लिखा था, तारांकन, आदित्य और रुद्र सगे भाई नहीं बल्कि एक ही मां की 2 कोख से जन्मे प्रयोग हैं। इसका मतलब था कि राघव का पूरा अस्तित्व ही एक झूठ पर टिका था। वो खुद भी एक प्रयोग था। नरेटर, तारांकन राघव भी एक प्रयोग है? क्या रुद्र और राघव का रिश्ता उससे भी गहरा है जैसा वे सोच रहे थे? मणिकर्णिका की आग के बीच, गंगा की लहरों के नीचे कौन जीतेगा, इंसानी जज्बात या डिजिटल नफरत? और काल भैरव मंदिर की वो घंटी क्या अनिष्ट का संकेत दे रही है? रोहन, सस्पेंस की परतें अब बहुत धीमी और दर्दनाक तरीके से खुलेंगी। अगले 50 मिनट के भाग में हम देखेंगे रुद्र का असली चेहरा। क्या वो वाकई राघव का भाई है या उसके पीछे कोई और रूह छिपी है? सिया का महाबलिदान,
क्या वो खुद को डिजिटल दुनिया में विलीन कर देगी ताकि रुद्र को मिटा सके? काल भैरव की पहेली। राघव को मंदिर की गलियों में एक ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसे काशी का मुर्दा कहा जाता है। अब हम इस गाथा के उस भयानक मोड़ पर हैं जहां सच्चाई का कड़वा घूंट राघव के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। गंगा की गहराई में लड़ते हुए जब उसने वो फोटो देखी तो उसे समझ आया कि जिसे वो अपना दुश्मन समझ रहा था वो दरअसल उसके अपने ही अस्तित्व का दूसरा हिस्सा था। 50 मिनट के इस विशाल एपिसोड में हम काशी की उन गलियों और उस रहस्यमयी मुर्दे की तलाश करेंगे जो इस उलझी हुई वसीयत की आखिरी कड़ी है। अध्याय 44। रक्त की कोडिंग और काशी का अघोरी। बैकग्राउंड म्यूजिक। गंगा की लहरों का भारी शोर और मणिकर्णिका घाट पर जलती लकड़ियों की चटकने वाली आवाज, चट चट चट। गंगा के ठंडे पानी के अंदर राघव और रुद्र के बीच मल्ल युद्ध चल रहा था। रुद्र का शरीर मशीन की तरह सख्त था, लेकिन राघव की रगों में जो गुस्सा था वो उसे अलौकिक ताकत दे रहा था। जैसे ही राघव ने वो फोटो रुद्र की आंखों के सामने की, रुद्र की हरकतों में एक क्षण के लिए ग्लिच आया। उसके नीले सिग्नल्स लाल पड़ने लगे। एक पानी के नीचे का सन्नाटा। रुद्र ने राघव का गला छोड़ दिया। उसकी मशीनी आंखों से एक सफेद तरल सिंथेटिक टीयर्स बहने लगा। पानी के भीतर ही उसकी आवाज राघव के दिमाग में गूंजी। रुद्र, आदित्य, अगर मैं एक प्रयोग हूं तो तुम भी एक झूठ हो। हमारी माँ ने हमें अलग नहीं किया था, उसे मजबूर किया गया था। जिसे तुम रुद्र कहते हो वो तुम्हारी माँ का दुख है जिसे दिग्विजय ने कोड में बदल दिया। अचानक एक तेज लहर आई और दोनों अलग हो गए। राघव पानी की सतह पर आया हांफते हुए। उसने देखा कि सिया घाट की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था और वो काल भैरव मंदिर की ओर इशारा कर रही थी। 2 काशी का मुर्दा, कालिया अघोरी। नताशा ने राघव को सहारा देकर पानी से बाहर निकाला। आदित्य, यहां से निकलो। रुद्र खुद को रीबूट कर रहा है। अगर वो दोबारा जागा तो वो और भी खतरनाक होगा। हमें उस इंसान से मिलना होगा जिसे काशी का मुर्दा कहते हैं। वो मणिकर्णिका घाट के सबसे पुराने हिस्से में रहता है। वे संकरी और अंधेरी गलियों से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां राख का ढेर लगा था। वहां एक अघोरी बैठा था जिसका पूरा शरीर भस्म से ढका था। लोग उसे कालिया कहते थे क्योंकि वो 20 सालों से एक ही जगह बैठा था और कभी पलके नहीं झपकाता था। कालिया अघोरी बिना हिले एक भारी आवाज में, आ गए दिग्विजय के पापी। मैंने सालों पहले कहा था, जो तुम बो रहे हो वो एक दिन गंगा को भी नीला कर देगा। आदित्य, तुम अपनी मां की परछाई हो और वो रुद्र, वह तुम्हारे पिता का पाप। 3 रूहानी और डिजिटल का संगम। राघव कालिया के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे बताइए रुद्र को कैसे रोकूं? क्या वो मेरा भाई है? कालिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। वो तुम्हारा भाई है भी और नहीं भी। दिग्विजय खन्ना ने तुम्हारी मां के गर्भ से 2 ऊर्जाएं निकाली थी, एक आत्मा तुम और एक बुद्धि रुद्र। उसने बुद्धि को मशीन में डाल दिया और आत्मा को शरीर में। रुद्र को मारने का मतलब है खुद को मारना। सिया अचानक चीखी। उसके माथे पर लगा चिप अब लाल रोशनी उगल रहा था। राघव, रुद्र मंदिर पहुंच गया है। वो किल स्विच को नष्ट करने वाला है। 4 काल भैरव मंदिर का महाजाल। रुद्र अब काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने अपने हाथों से मंदिर के भारी पीतल के दरवाजों को मोड़ दिया। मंदिर के अंदर के पुजारी भाग खड़े हुए। रुद्र का लक्ष्य था वो तांबे का गुंबद जिसके अंदर खन्ना इंडस्ट्रीज का पहला सर्वर था। जैसे ही रुद्र ने गुंबद पर हाथ रखा, मंदिर की घंटियां पागलों की तरह बजने लगी। काशी के रक्षक काल भैरव की मूर्ति से एक अजीब सी गूंज निकली। रुद्र, दहाड़ते हुए, आज इस शहर का रक्षक मैं हूं। कोई पत्थर का देवता मुझे नहीं रोक सकता। 5 एक और भयानक मोड़। चौथा साम्राज्य। नताशा ने अपने टैबलेट पर एक सिग्नल पकड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नताशा, आदित्य, गड़बड़ हो गई। द गार्डियंस ने रुद्र को नहीं भेजा था। रुद्र को कोई और कंट्रोल कर रहा है। देखो, ये सिग्नल, ये काशी से नहीं, ये लंदन के एक गुप्त सर्वर से आ रहा है। राघव ने स्क्रीन देखी। उस पर एक नाम चमक रहा था जिसने राघव के खून को जमा दिया। वो नाम था रहमत चाचा। राघव के कान सुन्न हो गए। रहमत चाचा, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने उसे भागने में मदद की, क्या वे ही इस पूरे विनाश के मास्टरमाइंड थे? नरेटर, तारांकन रहमत चाचा गद्दार हैं या उनके नाम का इस्तेमाल कोई और कर रहा है? कालिया अघोरी ने राघव को जो सच बताया, क्या राघव उसे सहन कर पाएगा
कि रुद्र को मारने का मतलब खुद की मौत है? और काल भैरव मंदिर के उस गुंबद के नीचे ऐसा क्या है जिसे रुद्र हर कीमत पर पाना चाहता है? रोहन, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रहमत चाचा का राज इस कहानी को 10 गुना लंबा कर देगा। अगले 50 मिनट के भाग में हम देखेंगे रहमत चाचा का असली चेहरा, लंदन से आ रहे उस सिग्नल के पीछे की कड़वी सच्चाई, राघव का आत्मघाती फैसला, क्या वो रुद्र को रोकने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देगा? सिया की नई शक्ति, जब वो डिजिटल दुनिया के डार्क वेब में घुसकर रहमत चाचा के सर्वर को हैक करने की कोशिश करेगी।